चलिए, यस सर, सेजल कंबोज, यस सर। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे हमारा टॉपिक शुरू किया हुआ था जिसका नाम था फर्टिलाइजेशन, तो हमारा आज टॉपिक क्या रहेगा? फर्टिलाइजेशन। अभी मैं आपको उसके बारे में थोड़ा पीछे का बताऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे उस टॉपिक में नहीं थे। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, इसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था। जो बच्चे नहीं थे बच्चों, उसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, लेकिन हमने केवल फर्स्ट स्टेप वहां पे कवर किया था। ठीक है, देखिए क्या कवर किया था। बेसिकली वो फर्टिलाइजेशन का स्टेप नहीं है। क्या था सर वो? देखो, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी कि जब एक हैप्लॉइड मेल गैमीट जिसका नाम होता है स्पर्मेटोजोआ फ्यूज करेगा किसके साथ? फीमेल गैमीट के साथ, जिसे हम एग ओवर ओवम बोलते हैं, वो भी हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है बच्चों सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। मेरे अंदर, आपके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। क्यों? एक सेट मेरे फादर से आया 23 क्रोमोसोम का, एक सेट मेरी मदर से आया 23 क्रोमोसोम का, और दोनों मिक्स होकर के मैं बना। ठीक उसी तरह आप लोग बने हुए हैं। ठीक है ना? तो अब आपके अंदर भी और मेरे अंदर भी 23 क्रोमोसोम नहीं है, 23 पेयर हैं। ठीक है, इसीलिए हम कौन है? डिप्लॉइड। क्लियर? अब जो मेरे अंदर स्पर्म बन रहे हैं या किसी फीमेल के अंदर एग बनेगा, वो हैप्लॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर, सारी की सारी बॉडी के अंदर माइटोसिस होती है केवल एक जगह को छोड़ करके, जर्म सेल को छोड़ करके। ठीक है ना? जो कि टेस्टिस और ओवरी पे होती हैं, जो क्या करती हैं? स्पर्म और एग बनाती हैं। और स्पर्म और एग क्या होते हैं? गैमीट्स होते हैं। बच्चे कोई आपसे पूछ ले व्हाट आर गैमीट्स, कि गैमीट्स क्या होते हैं, तो आपको बताना है गैमीट्स आर द स्पेशली रिप्रोडक्टिव सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए एक स्पेशल टाइप की सेल बनती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गैमीट्स कहते हैं। और उनका बच्चों जो करेक्टर है वो आपको बताना पड़ेगा। ये सर हमेशा हैप्लॉइड इन नेचर होती हैं। इनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। कैसे? बाकी सेल के पास तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाकी सारी सेल माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन से बनती हैं, लेकिन गैमीट सेल जो हैं वो मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन से बनती हैं। और आपने बच्चों 11th में पढ़ा है कि माइटोसिस से इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं, इसीलिए उसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अगर सपोज कीजिए एक सेल के अंदर डिप्लॉइड या 46 या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और उसमें माइटोसिस होगी, तो जो 2 सेल वो बनेगी नई उससे, उनके अंदर भी क्या होंगे? 46 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर यही सेल मियोसिस सेल डिवीजन शो करे, तो मियोसिस सेल डिवीजन को रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं, और अब जो उससे 2 नई सेल बनेंगी, उसके पास बच्चों 46 क्रोमोसोम नहीं होंगे, दोनों के पास 23 क्रोमोसोम होंगे। क्लियर? क्रॉसिंग ओवर होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। ये आपने 11th में सेल डिवीजन में पढ़ा था, मैंने भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो यानी कि क्या हुआ? स्पर्म भी हैप्लॉइड है और एग भी हैप्लॉइड है, वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और एक डिप्लॉइड बट सिंगल सेल की फॉर्मेशन होगी। जब एक एग और एक स्पर्म दोनों आकर के मिक्स होकर के एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो ये एक जो स्ट्रक्चर बना है बच्चों, ये यूनिसेल्युलर ही होगा। ध्यान रखना, एक ही सेल का बना होगा, क्योंकि दोनों सेल मिक्स हो गई हैं, लेकिन बनी तो एक ही है ना। ठीक है, और उस सेल का नाम है जाइगोट। क्या नाम है? जाइगोट, ZYGOTE, जाइगोट। क्लियर है? ठीक है, अब इस जाइगोट का करेक्टर क्या है बच्चों? जाइगोट का करेक्टर है कि सर ये डिप्लॉइड एंड यूनिसेल्युलर सेल होती है। क्लियर? करेक्टर। सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसके बारे में आप एक लाइन समझ सकते हैं, इट इज अ फर्स्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ये अगली जनरेशन की सबसे पहली सेल है जो इस दुनिया में आई। क्लियर? जिस तरह हम अपना बर्थडे मनाते हैं कि हम इस धरती पर कब आए, हम इस एनवायरमेंट में कब आए, मदर बॉडी से बाहर कब आए, वो एक डेट होती है। लेकिन ठीक उसी तरह हम इस धरती के अंदर कब आए, मदर वूम्ब के अंदर कब आए? जब हम जाइगोट बने थे तब आए। यानी कि मैं और आप और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, सबसे पहली सेल अगर कोई पूछ ले हमारी क्या थी, तो वो स्पर्म और एग नहीं थी, वो जाइगोट थी। क्यों? क्योंकि स्पर्म सेल फादर की थी, एग सेल मदर की थी, लेकिन जाइगोट जो है वो हमारा है, उससे हम बने हैं।
उसकी डेवलपमेंट से हम लोग बने हैं, ठीक है। तो यानी कि स्पर्म और एग की मिक्सिंग से जाइगोट का बनना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। समझ आया? दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर आप जाइगोट नहीं बता रहे फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन में, अक्सर स्कूलों में या कभी कहीं पर बताते हैं इट इज द मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, बच्चों ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। बाय द मिक्सिंग ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट जाइगोट इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जाइगोट का बताना बहुत जरूरी है। समझ आ गया आपको? क्लियर? तो चलिए, मुझे पता चला कि फर्टिलाइजेशन में मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे और क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो बच्चों देखिए रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है एक मेल गैमीट की और एक फीमेल गैमीट की। इसमें भी आपने ध्यान रखना है कि फीमेल गैमीट अपनी जगह पर फिक्स होता है, अपनी ही जगह पर रहता है, और मेल गैमीट चलकर उसके पास आता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर हम बात करें फ्रॉग की, अगर हम बात करें फिशेज की, तो आउटर एनवायरनमेंट में चल करके आएगा। और अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, अगर हम बात करें कैटल्स की, तो उसमें मेल गैमीट कपुलेशन कोइटस एक्टिविटी से, सेक्सुअल एक्टिविटी से फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, जिसे हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। तो यानी कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर फीमेल गैमीट दैट इज एग, वो अपनी जगह पर फिक्स रहेगा बच्चों, वो अपनी फीमेल बॉडी से बाहर नहीं आएगा। किसके लिए? मिक्सिंग के लिए। तो यानी कि अगर मिक्सिंग करनी है तो कहां, किसको कहां पहुंचना होगा? मेल गैमीट को फीमेल गैमीट की बॉडी के अंदर पहुंचना होगा, क्योंकि हमारी फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। समझ आया कि नहीं आया? यानी कि जो आएगा एग के पास, जो आएगा वो कौन होगा? वो मेल गैमीट होगा, दैट इज अ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। लेकिन खाली स्पर्म नहीं आता, सीमेन आता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कोइटस कपुलेशन क्या होता है? It is a sexual activity or sexual act in which male insert their erected penis inside the vagina or genital tract of the female, and forward and backward movement takes place at the time of peak of sexual excitement. Male release 3 to 4 ml fluid, that is semen, near to the cervix portion of the uterus. आप रिकॉर्डिंग में से इसे लिख सकते हैं। और अपर पार्ट ऑफ वेजिना, क्योंकि वेजिना के अपर पार्ट पे कौन है? यूट्रस। यूट्रस के लास्ट पार्ट को सर्विक्स कहा था। वहां पर 2 से 3 ml, 3 से 4 ml जो है वो फ्लूइड जो है क्या कर देगा? डिस्पर्स कर देगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। समझ आया? होल प्रोसेस क्या हो गया? होल प्रोसेस हो गया कौन? कपुलेशन और सेक्सुअल एक्टिविटी। लेकिन discharge of semen inside the vagina is called as insemination. क्लियर हो गया? ठीक है ना। केवल सीमेन का अगर मैं एक स्टेप बताऊं कि वहां पर 3 से 4 ml सीमेन इजैकुलेट किया जाता है, तो उसे मैं कहूंगा इंसेमिनेशन। यानी कि मेरा पहला स्टेप क्या आता है? मेरा पहला स्टेप आता है कि अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। कुछ बच्चे नए आए हैं इसलिए उनके लिए रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, फटाफट से, और फिर आज हमें टॉपिक खत्म करना है। देखिए, फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर सबसे पहले स्पर्म को आना होगा, तभी वो क्या कर सकता है? फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज कर सकता है, वरना नहीं कर पाएगा। तो पहला टॉपिक हमारा बनता है अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि मेल ने क्या किया? इंसेमिनेशन प्रोसेस के थ्रू 300 से 400 मिलियन स्पर्म्स सीमेन के अंदर कहां डिस्चार्ज कर दिए? वेजिना के अंदर डिस्चार्ज कर दिए। क्लियर हो गया? ठीक है ना। और जैसे ही वो वेजिना के अंदर डिस्चार्ज हुए तो सेक्सुअल एक्टिविटी खत्म हो गई, क्योंकि मेल पेनिस जो है शॉर्ट हो गया, फ्लैसिड हो गया, ठीक है ना। दोबारा से चलिए, तो अब बच्चों देखो, मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन साइट कहां है। फर्टिलाइजेशन साइट है कहां पर? फेलोपियन ट्यूब में। कहां पर है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब एग को कहां से कहां जाना है? एग को सर्विक्स पोर्शन से के पास से, इनके वेजिना के अंदर से, सर्विक्स पोर्शन के अंदर से होते हुए, यूट्रस के अंदर से होते हुए कहां जाना है? फेलोपियन ट्यूब में जाना है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन की साइट कौन है? फेलोपियन ट्यूब है। तो सर ठीक है, मेल ने अपने पेनिस के थ्रू, पेनिस क्या काम करता है बच्चों? पेनिस एक इंजेक्शन का काम करता है और कुछ नहीं है पेनिस, ठीक है ना। देखिए, जिस तरह डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है, मान लीजिए कि
इंजेक्शन को एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही इंजेक्ट करना होता है, मेडिसिन को, उसके अंदर जो केमिकल होता है। अगर वो वेन में लगाने वाला है, इंट्रावेनस है, तो वेन के अंदर नीडल जाएगी और उसे पुश कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर मसल के अंदर, इनके मांस के अंदर लगाना है तो डायरेक्ट वहां पर पुश कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके आगे नीडल लगी हुई है, पीछे से वो प्रेशर करेगा। ठीक उसी तरह सीमेन को इंसर्ट करना है अपर पोर्शन ऑफ द वेजिना में, इसीलिए पेनिस जो है एक इंजेक्शन का काम करता है, ठीक है ना। नीडल की तरह फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर चला गया और प्रेशर के साथ क्या किया, उसने अपने सीमेन को डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है सर, जो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कि इंसेमिनेशन का रिजल्ट तो ये हुआ कि सीमेन जो है वो वेजिना के अंदर गया था, लेकिन उसे तो फैलोपियन ट्यूब तक जाना है, वो कैसे जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें हमने कहा था कि दो एक्शन है, पहला रोल ऑफ स्पर्म, ठीक है ना, यानी कि स्पर्म एफर्ट वहां तक पहुंचने के लिए, दूसरा यूट्रस एफर्ट। स्पर्म एफर्ट क्या थे कि फीमेल के एसिडिक एनवायरनमेंट में जाने के बाद जो टेल है स्पर्म की, वो फ्लैजिलर मूवमेंट शो करती है, जिससे कि स्पर्म जो है ऊपर की तरफ चलना शुरू करते हैं, ठीक है, क्लियर। 1.5 से 1.5 to 3 mm पर मिनट इनकी स्पीड होती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको कराया था। उसके बाद हमने बताया था कि यूट्रस का क्या रोल है। बच्चों, सीमेन के अंदर होता है एक हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन, वो जाकर के यूट्रस की मस्कुलर लेयर के ऊपर एक्ट करता है। जैसे ही सीमेन टच करेगा किसको यूट्रस की मस्कुलेचर को, तो यूट्रस की मस्कुलेचर जो है मसल्स की है, जो कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देगी इस तरह से, और इससे एक सक्शन प्रेशर पड़ेगा। जैसे ही वो रिलैक्स करेगी तो स्पर्म जो है बल्क में इसके अंदर चले जाएंगे, ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और स्पर्म अंदर जाएंगे, लेकिन यहां वाले स्पर्म और ऊपर चले जाएंगे, यानी कि बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमीट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस, स्पर्म्स मूव्स टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब। समझ आया बच्चों? यानी कि यूट्रस का भी रोल है, और किसका रोल है, और हमारा स्पर्म का खुद का भी रोल है, किसमें, मूवमेंट में। तो इस तरीके से स्पर्म कहां पहुंच जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एग बना था बच्चों ओवरी में, इसीलिए आज का हमारा पहला टॉपिक और फर्टिलाइजेशन का सेकंड टॉपिक, पहला टॉपिक क्या था फर्टिलाइजेशन का बच्चों? फर्टिलाइजेशन का पहला टॉपिक था अराइवल ऑफ स्पर्म। लीजिए मैं पहला टॉपिक लिख रहा हूं, अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया और अभी मैंने आपके सामने रिपीट कर दिया है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है बच्चों हमारा अराइवल ऑफ एग, क्योंकि एग के साथ ही तो फर्टिलाइजेशन होगी। अराइवल ऑफ एग बच्चों एक कंप्लीट प्रोसेस है, मैं आपको पहले भी करा चुका हूं कहीं ना कहीं, लेकिन आपको थोड़ा कोरिलेट करना है, तभी फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और एक बार समझ लोगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो अराइवल ऑफ एग है, देखिए अगर खाली स्पर्म होगा और वहां से क्या नहीं आएगा, एग नहीं आएगा, तो स्पर्म के साथ क्या होगा सर, ठीक है ना बच्चों। स्पर्म की जो लाइफ होती है फीमेल बॉडी के अंदर, वो 1 से 3 दिन तक सरवाइव कर सकता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, एक स्पर्म जो है फीमेल बॉडी के अंदर 1 से 3 दिन तक सरवाइव कर सकता है, ठीक है ना, फीमेल बॉडी के अंदर। लेकिन अगर इसे फर्टिलाइजेशन करनी है तो ये क्या करेगा, पहले ही केवल 12 से 24 घंटे में ही फर्टिलाइजेशन कर सकता है एग को, वरना नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। किसको, बेसिकली ये टाइम पीरियड इसका नहीं है, ये एग का है। चलिए मैं इसको अभी छोड़ दो 2 मिनट के लिए, हम एग के साथ कोरिलेट करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास स्पर्म आ गया, अगर 1 से 3 दिन तक स्पर्म को एग नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर फैगोसाइट जो है वो इसको क्या कर देंगी, खत्म कर देंगी, किल कर देंगी, ठीक है। चलिए, तो फर्टिलाइजेशन के लिए दूसरी चीज चाहिए एग। एग की फॉर्मेशन कहां हुई थी बच्चों, ओवरी के अंदर, लेकिन एग की फॉर्म में नहीं। आप क्या लिखेंगे, एट द सेकेंडरी oocyte स्टेज, किस पर, ये लीजिए, एट द सेकेंडरी oocyte स्टेज, सेकेंडरी oocyte स्टेज के ऊपर क्या हुआ था, ओव्यूलेशन हुई थी, याद है ना बच्चों, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हुई
और रिलीज हो गया था कौन? सेकेंडरी oocyte। कहां से? ग्रेफियन फॉलिकल से। ग्रेफियन फॉलिकल कौन था? ओवरी के अंदर मोस्ट मैच्योर फॉलिकल था। उससे ओव्यूलेशन हुई, ओव्यूलेशन का रिजल्ट निकला रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte स्टेज। ठीक है ना? अब इससे ये एग कहां आ गया? ओवरी के बाहर आ गया। ठीक है ना? क्लियर हो गया? ठीक है, ओवरी से बाहर आया तो ये कहां चला गया आफ्टर ओव्यूलेशन? ये लीजिए, मैं आफ्टर लिख देता हूं यहां पर। सेकेंडरी oocyte स्टेज आफ्टर ओव्यूलेशन कहां चले जाएगी? फैलोपियन ट्यूब में चली जाएगी। फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाएगा। आपको याद है ना कि कैसे गया था? एक सक्शन प्रेशर लगा था। किसने लगाया था? जो हमारे फैलोपियन ट्यूब के अंदर मस्कुलेचर लेयर थी, उसने पेरिस्टालसिस की थी। पेरिस्टालसिस मतलब रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसलिए जब इसने किया तो फिम्बरी के ओस्टिया से, फिम्बरी के ऊपर ओस्टिया पोर थे ना, यहां से वो सेकेंडरी oocyte कहां चला गया? वो सेकेंडरी oocyte चला गया फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है ना? अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर दो प्रोसेस हुए थे। कौन कौन से? इन फैलोपियन ट्यूब, ये लीजिए, दो प्रोसेस हुए थे। कौन कौन से? एक तो पेरिस्टालसिस हुआ था। क्या हुआ था? पेरिस्टालसिस। और दूसरा था सिलरी एक्शन, है ना, सीलिया का सिलरी मूवमेंट। इन दोनों एक्टिविटी से ये जो ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte था, ये कहां पहुंच गया? एम्प्यूला के अंदर। कहां पहुंच गया? एम्प्यूला के अंदर। एम्प्यूला फैलोपियन ट्यूब का पार्ट था, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन थी, याद है ना आपको? ये चला गया एम्प्यूला के अंदर, पहुंच गया। अब क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रिपीट किया है ये, ताकि आपको पता चले कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर फिम्बरी से लेकर के एम्प्यूला तक एग कैसे पहुंचा। क्योंकि एक तो सिलरी मूवमेंट होती है, क्योंकि सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और वहां पर ओविडक्ट ने थोड़ी पेरिस्टालसिस भी शो की थी ना, तो इसीलिए वो एम्प्यूला में आ गया। अब एम्प्यूला में अगर उसे स्पर्म मिलता है, क्योंकि देखो, अगर ये देखिए, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये मैं यूट्रस बना रहा हूं, ये देखो भाई बच्चों, छोटा सा ही टॉपिक बनाऊंगा क्योंकि मैंने पहले आपको बहुत बड़े बड़े डायग्राम बना करके समझा रखे हैं। ये फैलोपियन ट्यूब है, ये इसका इनफंडिबुलम है, और ये फिम्बरी है। ठीक है ना? ये एग कहां आ गया? ये यहां पर आ गया, oocyte यहां पर आ गया, सेकेंडरी oocyte। ठीक है? और ये था हमारा यूट्रस। ये लो, ये थी वेजिना। ठीक है ना? यहां पर स्पर्म रिलीज हुए थे, सर्विक्स पोर्शन है ना ये यूट्रस का। ठीक है ना? यहां से ये स्पर्म, ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया का पार्ट है, जेनिटल ओरिफाइस और वेजिनल ओरिफाइस। ठीक है? तो क्या हुआ कि यहां से ये स्पर्म होते हुए, इस तरह से होते हुए कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? एम्प्यूला पोर्शन में पहुंच गए। इधर से आ गया कौन? एग, सेकेंडरी oocyte, और उधर से आ गया कौन? एग आ गया। ठीक है ना? तो अराइवल ऑफ एग पूरा हो गया। ठीक है? क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताता हूं कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में जो एग है, आफ्टर ओव्यूलेशन जो आता है, उसकी जो लाइफ होती है वो होती है 72 घंटे, यानी कि 3 डेज, 72 घंटे। ठीक है? आफ्टर ओव्यूलेशन एग विल सर्वाइव ओनली फॉर 72 आवर्स। ठीक है? लेकिन अगर इस एग को फर्टिलाइजेशन होना है तो ये स्टार्टिंग के 24 आवर्स में ही फर्टिलाइज हो सकता है। 24 आवर्स स्टार्टिंग वाले, बाद वाले नहीं, पहले 24 आवर्स के अंदर ही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन अगर सपोज करो कि 24 घंटे तक ये फर्टिलाइज ना कर पाए, बेसिकली कुछ बुक्स के अंदर 12 से 24 घंटे भी लिखा होता है, ठीक बात है वो। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब बात ये आती है कि अगर सपोज करो इस टाइम पीरियड में ये फर्टिलाइज हो गया, फिर तो ठीक है, वरना क्या होगा? ये डीजेनरेशन की तरफ चल देगा। क्या करेगा? डीजेनरेशन की तरफ चल देगा। यानी कि एप्रोप्रिएट टाइम पे, देखिए, यहां से स्पर्म आएंगे। अगर बाय चांस ओव्यूलेशन इस टाइम पर हुआ है कि इधर से स्पर्म आ चुके हैं,
तो यहां से कौन पहुंच जाएगा, एग यहां पहुंच जाएगा, सेकेंडरी oocyte यहां पहुंच जाएगा। मैं बार बार एग कह रहा हूं, अभी तक ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है ना। सेकेंडरी oocyte यहां पहुंच गया। अगर इसे पहले ही यहां पर स्पर्म आए हुए मिले पहले ही, ठीक है ना, तब वो क्या कर सकता है, उसको फर्टिलाइज कर सकता है। समझ आया, क्लियर हो गया। तो यानी कि अगर एप्रोप्रिएट टाइम पे स्पर्म आ जाए तो फर्टिलाइजेशन होना के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। समझ आया बच्चों। तो आपको ये भी समझ आया कि किस तरह से वो वहां पर आया, ठीक है। तो यानी कि 24 घंटे के पीरियड में उसे क्या करना है, फर्टिलाइज करना है, वरना वो क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बारी आती है कि अगर वो डीजेनरेट होगा तो उसके बाद क्या होगा, जैसे कि स्पर्म या कोई भी सेल है, अगर ये डीजेनरेट होता है तो ये बाद में एंगल्फ कर लिया जाएगा किसके थ्रू, किसके थ्रू बच्चों, ल्यूकोसाइट्स के थ्रू, ठीक है ना। WBC की टाइप है, वो इसको क्या करेगी, एंगल्फ कर देगी फेगोसाइटोसिस से, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था अराइवल ऑफ एग। कैस कहां से आया, ओवरी से आया, ओव्यूलेशन हुई, सेकेंडरी oocyte स्टेज पे फैलोपियन ट्यूब में आया ओस्टिया के अंदर, ओस्टिया के बाद पेरिस्टाल्सिस और सिलरी मूवमेंट से कहां चला गया, एम्प्यूला में। ये मैंने थोड़ा सा तेज करा दिया, क्यों कराया, क्योंकि ये पोर्शन बच्चों में बहुत बार करा चुका हूं आपको, ठीक है ना, क्लियर हो गया। जो इसमें मेजर पॉइंट ऐड करने वाला था वो था सर्वाइवल पीरियड और फर्टिलाइजिंग पीरियड। समझ आया, क्लियर हो गया। चलिए, तो सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की, हमारे फर्टिलाइजेशन का थर्ड पॉइंट। अगर पेपर में बच्चों क्वेश्चन आ जाए फर्टिलाइजेशन का 5 नंबर का, तो एक तो डायग्राम बनेगा जो मैं अभी बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। दूसरा, आपने स्टेप बनाने हैं, ये स्टेप बना करके 2-2 लाइनें लिखनी है। जैसे कि यहां लिखोगे अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ बाय द इंसेमिनेशन प्रोसेस 300 to 400 million sperms are ejaculated in the vagina portion of the female, ठीक है। फिर अराइवल ऑफ स्पर्म बाय द ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte स्टेज पर क्या होगा, जो हमारा एग है वो कहां आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, एम्प्यूलर रीजन में आ जाएगा बाय द सिलरी एंड। 2-2 लाइनें लिखनी है बस, ये तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव के लिए मैं आपको इतना करा रहा हूं, ठीक है। चलिए, थर्ड पॉइंट है बच्चों हमारा सबसे मेजर पॉइंट, जो अक्सर हम छोड़ देते हैं, दैट इज द कैपेसिटेशन। क्या है, CAPACITATION, कैपेसिटेशन। ये क्या होता है बच्चों, देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि जो मेल बॉडी के अंदर स्पर्म बनते हैं, उनके पास स्टार्टिंग में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो फीमेल गैमीट को डायरेक्टली फर्टिलाइज कर सके। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इनएक्टिव होते हैं, फंक्शनली इनएक्टिव। और फंक्शन को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल। यानी कि स्पर्म जो है फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब क्यों होते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए ये स्पर्म का हेड है, हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि स्पर्म के हेड पे यहां पे क्या होता है, एक्रोसोम होते हैं, और ये होता है मेल न्यूक्लियस, सही है ना। और इसकी तो मैं बात ही नहीं करता, नेक रीजन, मिडल पीस, इसकी तो बात ही छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। इसके ऊपर कुछ प्रोटीन की और कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती है, ये जो ब्लैक कलर से मैंने बना दी, ठीक है ना। ये क्या है, प्रोटीन प्लस कोलेस्ट्रॉल, आप पूरा लिख लेना, प्रोटीन प्लस कोलेस्ट्रॉल। इसकी लेयर होती है इसके ऊपर, स्पर्म हेड के ऊपर, जो इसे इनएक्टिव बना देती है। जो क्या करती है, इसे इनएक्टिव बना देती है, इनएक्टिव, यानी कि ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये चला गया फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में उसे एसिडिक एनवायरनमेंट मिला, किसको, स्पर्म को, ठीक है ना। क्या मिला, इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, ये आपको लिखना नहीं है, इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर क्या मिला, एसिडिक एनवायरनमेंट, एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है। जिसने क्या कर दिया, रिमूव दिस प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल लेयर, दिस एनवायरनमेंट remove this protein plus cholesterol layer, and after the removal of this layer sperm becomes physiologically active, sperms becomes physiologically
एक्टिव। अब ये क्या कर सकता है, अब ये एग को फर्टिलाइज कर सकता है। और आफ्टर, अगर मैं आपको बनाना चाहूं आफ्टर कैपेसिटेशन क्या हुआ, देखिए सिंपल दिख रहा है आपको, क्या उतर गई ऊपर से, केवल और केवल हमारी प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की लेयर ऊपर से उतर गई। समझ आ गया आपको। अब ये स्पर्म के पास कैपेबिलिटी है क्या करने की, क्या करने की, फर्टिलाइजेशन करने की, एग को फर्टिलाइज करने की। समझ आया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखो मेरे साथ। कैपेसिटेशन इज अ फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। कैपेसिटेशन इज अ फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ठीक है बच्चों, जिससे कि स्पर्म जो है फिजियोलॉजिकली मैच्योर हो गए। फिजियोलॉजी का मतलब फंक्शनली वो मैच्योर हो गए, और अब वो क्या कर सकते हैं, अब वो स्पर्म को, सॉरी एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। इनएक्टिव किसने बनाया था, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की लेयर ने बनाया था। ठीक है, और एक्टिव किसने बना दिया, कैपेसिटेशन ने। आप इसके बारे में लिखो, लिखो इसके बारे में। इट ऑलवेज प्रोसीडेड इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, ये हमेशा फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर होती है। ठीक है, और कितने टाइम लेती है, नियर अबाउट 1 to 6 आवर। ठीक है ना, 1 से 6 घंटे का टाइम ये ले सकती है, 1 to 6 आवर्स। ठीक है, पहला पॉइंट इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक, फीमेल जेनाइटल ट्रैक। ठीक है, और क्या आएगा थर्ड पॉइंट, एसिडिक एनवायरनमेंट इसकी जरूरत है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दैट इज द कैपेसिटेशन। ठीक है ना, आप ये भी कह सकते हो कैपेसिटेशन इज अ प्रोसेस इन विच फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव स्पर्म due to the covering of some proteinaceous and cholesterol layer upon the head of the sperm are converted or changed into physiologically active sperm is called as capacitation। कैसे मर्जी लिखो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये हमेशा फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर होती है, 1 से 6 घंटे का टाइम लेती है, और एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से ऐसा होता है। समझ आ गया। एंड आफ्टर दिस स्पर्म बिकम्स एक्टिव। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दैट इज द कैपेसिटेशन। ठीक है, अब सर क्या फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट ही ज्यादा रहता है? देखो बच्चों, जो एसिडिक एनवायरनमेंट है नो डाउट फीमेल एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादा होता है, लेकिन जो हमारी सिक्रीशंस हैं, कौन सी, सीमेन की, कौन से वाली, सेमाइनल फ्लूइड वाली, कौन कौन आप नोट करेंगे लाइन भी, सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन, और कूपर ग्लैंड की सिक्रीशन, जो स्पर्म के साथ अटैच थी, ऐड थी, कहां पर, कहां पर, सीमेन के अंदर, वो भी फीमेल के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करने का थोड़ा काम करती है। समझ आया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए कैपेसिटेशन हो गया बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक थर्ड समझ आया आपको। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है फर्टिलाइजेशन का, फोर्थ स्टेप है बच्चों एक्रोसोमल रिएक्शन, या आप अब लिख सकते हैं, यहां पर हेडिंग बना सकते हैं, केमिकल एंड फिजिकल इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब आप हेडिंग बना सकते हैं केमिकल एंड फिजिकल इवेंट इन फर्टिलाइजेशन, या आप सीधा फोर्थ स्टेप बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज द एक्रोसोम रिएक्शन या एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है ना, दैट इज द फोर्थ स्टेप। लेकिन ये समझाने से पहले मैं आपको फर्टिलाइजेशन को रफली पढ़ाता हूं, एक ओवरव्यू देता हूं, पेपर में आपने वही लिखना है, लेकिन फिर मैं आपको डिटेल में लेकर के जाऊंगा। ठीक है, देखिए ये बच्चों मैं आपके सामने एग बना रहा हूं, आपको पता है एग की 3 लेयर थी, कौन कौन सी, नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद है ना बच्चों, नंबर 2 ये जोना पेलुसिडा, ये कौन हो गई, जोना पेलुसिडा, और नंबर 3 हमारी हो गई इसके बाहर इस तरह से, दैट इज द कोरोना रेडिएटा। ठीक है, और इसके अंदर जो होते हैं बच्चों
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो थे वो हमने क्या बनाए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ हमने बनाए थे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, क्योंकि वो भी आएंगे अभी, उनका रोल भी आएगा, ठीक है। दीज आर द कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये लो यहां मैं बना रहा हूं, ठीक है। और ये है बच्चों हमारा यहां पर न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब आपको एक बात और याद रखनी है, दैट इज अ न्यूक्लियोलस, ठीक है। एक बात और याद रखनी है आपको कि इस स्टेज पर अरेस्टेड कंडीशन में था हमारा कौन, मियोसिस 2 चल रही थी, लेकिन वो अरेस्ट हो गई थी किस पे, मेटाफेज स्टेज पर, ठीक है ना, ये याद रखनी है आपको। दिस इज द कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या है, फॉलिकुलर सेल्स हैं। यहां पर ये क्या पड़ी हुई है इस एरिया में, दीज आर द फॉलिकुलर सेल्स। पता है ना आपको कि कोरोना रेडिएटा जो थी हमारी फॉलिकल से बनी थी, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए, तो दिस इज द कोरोना रेडिएटा, इसका ज्यादा नाम नहीं लेना चाहिए कोरोना का, आजकल चला हुआ है ना, बड़ी दिक्कत हो रही है ना। ये क्या है, दिस वन जोना पेलुसिडा, ठीक है। और ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, पूरा लिख लेना बच्चों आप, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये है यहां पर साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte, जिसे हमने ओप्लाज्म भी कहा था। ये है हमारा न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी oocyte, और इसको आप लिखेंगे दिस न्यूक्लियस अरेस्टेड एट द मेटाफेज स्टेज ऑफ मियोसिस 2, ये अरेस्ट था, ठीक है। अब बच्चों देखो, आपने ध्यान से देखना है, आपको यहीं से समरी समझ आ जाएगी, बस फिर हम उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ आ रहा है बच्चों, यस और नो, जल्दी से फटाफट से करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, जल्दी बताइए। चलिए परीक्षित, यस सर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छे से समझ नहीं आता, इससे बहुत क्वेश्चन नीट में भी आते हैं और थ्योरी में तो आएगा ही आएगा इससे, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोग बनाना, अगर थ्योरी में आ जाए क्वेश्चन इससे, बाकी मैं सारा समझा रहा हूं अभी आपको, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, 200 से 300 मिलियन स्पर्म, 200 से 300 मिलियन स्पर्म आए थे, इजैकुलेट हुए थे, लेकिन एग के पास फेलोपियन ट्यूब में 50 से 100 स्पर्म ही पहुंच पाते हैं। सर बाकी सबका क्या होता है, डीजेनरेट हो जाते हैं। कहां कहां हो गए, देखो ये मेरी जो लेग्स के बीच में स्पेस है दैट इज द वेजिना, ये सर्विक्स हो गया, ये यूट्रस की बॉडी हो गई, ये फेलोपियन ट्यूब, यहाँ एम्प्यूला हो गया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होनी है। देखो यहां से स्पर्म आए, बहुत सारे स्पर्म तो पहली बार आकर के एसिडिक एनवायरनमेंट उनको ज्यादा मिला और वो डीजेनरेट हो गए, कुछ स्पर्म का नंबर कम हो गया वहां पर। उसके बाद कुछ स्पर्म थे ही एबनॉर्मल, हमने पढ़ा था कि सीमन के अंदर एबनॉर्मल स्पर्म्स होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर उनका एबनॉर्मल था, वो भी डेड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी बचे स्पर्म, कुछ स्पर्म ऊपर ही नहीं चढ़ पाए, यूट्रस की बॉडी में ही नहीं जा पाए, वो कहीं ना कहीं फंसे रह गए वजीना के अंदर, इसीलिए वो वहीं पर डेड हो गए, ठीक है। उसके बाद यहां पर आने के बाद क्या हुआ, यूट्रस के अंदर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, आधे इधर चले गए आधे इधर चले गए, लेकिन आपको पता है एक बार में तो एक ओवरी एग प्रोड्यूस करती है। सपोज कीजिए इस बार ये ओवरी एग बना रही है, ठीक है, तो इधर वाले जो स्पर्म यहां गए वो सारे डिजेनरेट हो जाएंगे, क्योंकि आगे इनको एग ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। उसके बाद नंबर और कम हो गया, फिर उसके बाद यहां से यहां सीलिया लगे हुए हैं, सीलियाज लगे हुए हैं। अब ये सीलियाज ना यूं मुड़े होते हैं इस साइड पे, ताकि एग इनके ऊपर से इसी साइड आए, लेकिन स्पर्म को तो उल्टी डायरेक्शन में चलना है ना। बहुत सारे स्पर्म इन सीलियाज के अंदर फंस जाते हैं, बहुत सारे स्पर्म इन सीलियाज के अंदर फंसे रह जाते हैं और वहीं डेड हो जाते हैं, आगे जा ही नहीं पाते। और आपको पता है स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म ना के बराबर होता है, कुछ स्पर्म्स को एनर्जी ना मिलने की वजह से वो वहीं डेड हो जाएंगे। तो इतनी सारी जगह स्पर्म्स जो हैं डेड होते चले गए, और फाइनली यहां पे था सेकेंडरी oocyte, इसके पास पहुंचे 50 से 100 स्पर्म केवल,
ठीक है। अब वो 50 से 100 सारे के सारे स्पर्म एग को फर्टिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस एग का न्यूक्लियस सबसे पहले साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, केवल वही स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर पाएगा और बाकी सारे स्पर्म क्या होंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये यहां पर स्पर्म आया, ये लो बच्चों, ठीक है। ये स्पर्म का हेड पोर्शन है, हेड पोर्शन के पास क्या है बच्चों, हेड पोर्शन के पास है एक्रोसोमल रीजन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये यहां पर ये, और पीछे है इसका क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही ये इसको टच करता है, बेसिकली ZP3 को टच करेगा, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये क्या करता है, यहां पर आकर के अपने हेड पोर्शन को रप्चर कर देता है, और हेड पोर्शन में सबसे पहले कौन है, एक्रोसोमल रीजन है ना। तो ये देखो यहां पर मैं आपको बना के दिखाता हूं बच्चों। जैसे ये यहां आया, इसने क्या किया, ये लो, इसका हेड पोर्शन जो है वो रप्चर हो गया, लेकिन न्यूक्लियस इसके अंदर ही है अभी। तो हेड पोर्शन रप्चर जब हुआ तो उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट निकला कि यहां पर जो एंजाइम्स प्रेजेंट थे एक्रोसोम के अंदर, वो एंजाइम्स गिरने लगे किस पे, एग की मेम्ब्रेन के ऊपर। और ये एंजाइम होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वाटर की प्रेजेंस में तोड़ने वाले एंजाइम। मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से हैं, इनको हम एक्रोसोमल एंजाइम बोलते हैं। ये एंजाइम एक्ट करेंगे किसके ऊपर, इनके अंदर 3 एंजाइम होते हैं, तीनों के बारे में बताऊंगा। कोरोना रेडिएटा को भी तोड़ने का काम करते हैं, जोना पेलुसिडा को भी तोड़ने का काम करते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस एंजाइम की एक्टिविटी से क्या होगा, ये स्पर्म आगे आगे आता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि आगे आगे पोर करते चले जाएंगे कौन, इनके एंजाइम, लेकिन न्यूक्लियस अंदर ही रहेगा अभी, ये लो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये एंजाइम कहां आ गया, ये मेम्ब्रेन के ऊपर आ गया। फिर फाइनली क्या हुआ कि इसने मेम्ब्रेन को भी तोड़ दिया, और ये क्या हुआ, ये लो बच्चों, समझ आ रहा है, ये न्यूक्लियस, ये स्पर्म का पार्ट, ठीक है, और फाइनली एग मेम्ब्रेन तक टूट गई, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये जो न्यूक्लियस है ये अंदर एंटर कर जाएगा, ये लो। अब देखो मैंने हेड पोर्शन को खाली दिखा दिया, हेड पोर्शन को खाली दिखा दिया, और इसका न्यूक्लियस ये आ गया बच्चों यहां पर, ये लो, ये आ गया यहां पर, ठीक है। अब देखो ये अंदर तक कैसे आए, सर एक्रोसोम रप्चर हुआ, एक्रोसोम ने अपने एंजाइम्स यहां डाले, जिसने के एग की मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम किया। तो बच्चों यही तो एक्रोसोम रिएक्शन है, समझ आया आपको, क्लियर हो गया। अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या होता है, किस तरह करते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन समझ तो आ गया होगा ना आपको कि जब एक एग कांटेक्ट में आया किसके, जब एक स्पर्म एग के कांटेक्ट में आया, सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आया, तो उस टाइम पर क्या हुआ, उस टाइम पर एक्रोसोम का जो, या स्पर्म के हेड का जो एक्रोसोमल रीजन है, उसने वहां से वाटर कंटेंट फ्लूइड एब्जॉर्ब किया, और जिलेटिनाइज होकर के हेड पोर्शन रप्चर हो गया, जिससे कि इसने एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स को एग मेम्ब्रेन्स के ऊपर डाल दिया। उन ग्रेन्यूल के अंदर एंजाइम्स थे जिन्हें हम एक्रोसोमल एंजाइम बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन को तोड़ने का, रप्चर करने का काम किया, ताकि रास्ता बने स्पर्म को आगे जाने का। और फाइनली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ करके, और इसका जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में अंदर एंट्री कर गया, ठीक है ना। जैसे ही साइटोप्लाज्म में वो अंदर एंट्री करता है, तो ये जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, ये सारे के सारे इसको पूरा का पूरा ब्लॉक कर देते हैं, ताकि कोई दूसरा स्पर्म उसको फर्टिलाइज ना कर पाए, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ, ये मेल प्रोन्यूक्लियस है, अब ये मेल न्यूक्लियस है, ये मेल न्यूक्लियस अंदर आएगा, अंदर आकर के यहां पर देखो ये आ गया मेल प्रोन्यूक्लियस,
और जैसे ये न्यूक्लियस अंदर आया था उसी टाइम पे इसने क्या रिलीज किया, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, जो मैंने बताया था। उसी टाइम पे एग ने क्या किया, सेकेंडरी oocyte ने क्या किया, सेकंड मियोसिस को कंप्लीट कर दिया और एक पोलर बॉडी एक्स्ट्रा बन गई। ये लो, ये पोलर बॉडी बन गई, ठीक है ना। ये हो गई हमारी सेकेंडरी पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी बनते ही डीजेनरेट हो जाएगी, ये पोलर बॉडी बनते ही डीजेनरेट हो जाएगी और जो इसके अंदर का न्यूक्लियर मटेरियल था वो फ्यूज करेगा इसके न्यूक्लियर मटेरियल के साथ। बेसिकली न्यूक्लियस में अरेंज नहीं होता, मैं अभी बताऊंगा। तो ये दोनों, ये डीजेनरेट हो जाएगी पोलर बॉडी, और ये मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस यानी कि फीमेल जेनेटिक मटेरियल दोनों के दोनों आपस में मिल करके फ्यूजन हो जाएगी दोनों की, और क्या बनाने की कोशिश करेंगे, जाइगोट बनाने की कोशिश करेंगे। जब ये दोनों पूरे के पूरे ऐड हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, जाइगोट का न्यूक्लियस बन जाएगा। और अब यही एग जो है, यही एग किस में कन्वर्ट हो गया, जाइगोट में कन्वर्ट हो गया। बच्चों ये तो है बेसिक सी स्टोरी, ठीक है ना, जो मैंने आपको समझाई ताकि आपको यहां दिक्कत ना हो। अब हम पढ़ेंगे एक्रोसोम रिएक्शन को अच्छे से, इन्हीं स्टेप को, सीक्वेंस को बहुत अच्छे से। आपको ये चीज समझ आई, प्रोसेस स्टेप्स समझ आए सारे के सारे, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे किसकी, एक्रोसोमल रिएक्शन की। बच्चा जो एक्रोसोम रीजन है उसके पास क्या है, देखो लिखेंगे मेरे साथ, लिखो, व्हेन अ कैपेसिटेटेड स्पर्म, यानी कि वो फंक्शनली एक्टिव होना चाहिए। व्हेन अ कैपेसिटेटेड स्पर्म, व्हेन अ कैपेसिटेटेड स्पर्म passes through the corona radiata, जब वो कोरोना रेडिएटा से पास कर रहा होगा उस टाइम पर क्या होगा, लिखो, passes through the corona radiata to reach the zona pellucida। कहां पहुंचेगा, रीच, पहुंचने की कोशिश करेगा जोना पेलुसिडा तक, टू रीच द जोना पेलुसिडा, ठीक है ना। तो जोना पेलुसिडा पे हमने कहा था ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, तो लिखो, वन ऑफ द 3 ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ जोना पेलुसिडा, 3 ग्लाइकोप्रोटीन थे वहां पर जोना पेलुसिडा पर, और उस तीसरे का नाम क्या था, ZP3। ये ZP3 जो है ग्लाइकोप्रोटीन है जोना पेलुसिडा का, ये एक रिसेप्टर का रोल प्ले करेगा, किसके लिए, स्पर्मेटोजोआ के लिए। किसके लिए, टू रिसीव द स्पर्म, यानी कि ये क्या है, स्पर्म रिसेप्टर है, स्पर्म रिसेप्टर। ZP3 जो एक ग्लाइकोप्रोटीन है जोना पेलुसिडा लेयर का, इस लेयर का, ठीक है, वो स्पर्म रिसेप्टर का काम करेगा जो कि स्पर्म को रिसीव करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब स्पर्म का हेड जो है, स्पर्म का हेड जो है वो जोना पेलुसिडा के साथ बंध जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जितने भी स्पर्म यहां पर इसको फर्टिलाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे वो सारे के सारे अपने अपने लेवल से अटैच हो जाएंगे। किसने रिसीव करवाया, ZP3 ने करवाया, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे कि सर इसने तोड़ा कैसे। देखो, एक्रोसोम रीजन के अंदर होते हैं एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। क्या होते हैं, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, लिखेंगे मेरे साथ, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। एक्रोसोमल ग्रेन्यूल के अंदर होते हैं एक्रोसोमल एंजाइम्स, ठीक है, एक्रोसोमल एंजाइम्स। और ये एंजाइम जो होते हैं हाइड्रोलिटिक इन नेचर होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। ये एंजाइम जो हैं ये 3 एंजाइम से मिलकर के बने होते हैं। ये एंजाइम जो है 3 होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है ना। ये एंजाइम जो होते हैं 3 होते हैं बच्चों, लिखो मेरे साथ। नंबर 1 पहला है येलोरुनिडेज, HYALONIDASE,
HYALURONIDASE, येलोरुनिडेज। ठीक है, क्या है पहला एंजाइम का नाम? HYALURONIDASE, येलोरुनिडेज। दूसरे एंजाइम का नाम है बच्चों कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना, फिर वही नाम आ गया, कोरोना पेनेट्रेटिंग। पेनेट्रेटिंग का मतलब उसको पेनेट्रेट करके अंदर जाने वाला एंजाइम। ठीक है, क्लियर हो गया। और तीसरा जो है बच्चों जिसका नाम है जोनालाइसिन। जोनालाइसिन, इसे एक्रोसिन भी बोलते हैं, ZONA, जोना, LYSIN, जोनालाइसिन। ठीक है, इसे एक्रोसिन भी बोलते हैं, ACROSINE, एक्रोसिन। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हार्मोन क्या क्या करते हैं, आप इसके फंक्शन लिखो इनके सामने। ठीक है, पहले का लिखो, जो यहां पर फोलिकुलर सेल्स हैं, ये जो फोलिकुलर सेल्स हैं, इनके बीच में होता है येलोरोनिक एसिड। क्या होता है? येलोरोनिक एसिड, जो कि सीमेंटिंग लेयर का काम करता है। येलोरोनिक एसिड लिख दो इसी से, HYALURONIC, येलोरोनिक एसिड। कहां होता है? इन Hyaluronic acid is present in the follicular cells and act as a cementing chemical. इनको जोड़ के रखने का काम करता है। जो फोलिकल की सेल प्रेजेंट है ऊपर, उनके अंदर, उनके बीच में प्रेजेंट होता है बच्चों येलोरोनिक एसिड, जो इनको जोड़ के रखने का काम करता है। तो येलोरोनिडेज क्या करता है? ब्रेक द येलोरोनिक एसिड ऑफ फोलिकुलर सेल। सिंपल लिख दो सीधा, येलोरोनिडेज एक्ट एज और एक्ट अपॉन द येलोरोनिक एसिड ऑफ फोलिकुलर सेल एंड ब्रेक देम। ठीक है ना, क्लियर हो गया। दूसरा है कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम। जो कोरोना पेनेट्रेटिंग है, नाम से पता चल रहा है, देखो ये क्या करता है, कोरोना रेडिएटा में से पेनेट्रेट करने का काम करेगा। ठीक है ना, कोरोना रेडिएटा में से पेनेट्रेट करने का काम करवाएगा। जोनालाइसिन, या आप लिख सकते हो इट हेल्प इन द ब्रेकिंग ऑफ कोरोना रेडिएटा लेयर, और ये किसको? जोना पेलुसिडा को तोड़ने का काम करेगा। तीनों के फंक्शन हो गए। लेकिन अगर अब आप आज का मेजर आ जाए कि एक्रोसोमल रिएक्शन में मेजर रोल किसका है, तो येलोरोनिडेज का, क्योंकि सीमेंटिंग लेयर को तोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, और इन तीनों को इकट्ठे क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली इन तीनों को क्या बोलते हैं? स्पम लाइसिन्स। इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? स्पम लाइसिन। स्पम लाइसिन्स। ठीक है ना, स्पम के अंदर तोड़ने वाले केमिकल। ठीक है बच्चों, तो यानी कि एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स के अंदर जो बच्चों क्या थे, एंजाइम्स थे, उन्होंने एग की लेयर को तोड़ने का काम किया, जिससे कि एग की लेयर को तोड़ता हुआ स्पम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए आ गया। समझ आ गया? दैट इज द एक्रोसोम रिएक्शन और एक्रोसोमल रिएक्शन। क्लियर हो गया? अच्छा, एक मेजर पॉइंट है बच्चों, थोड़ा सा वो भी नोट करो, नोट डालो। कैल्शियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? एक्रोसोमल रिएक्शन में। कैल्शियम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्रोसोमल रिएक्शन। लिखो मेरे साथ फटाफट से। और जो अदर चीजें हैं जो और चाहिए वो क्या है? ऑप्टिमम पीएच चाहिए, सबसे मेजर है कैल्शियम। फिर पीएच ऑप्टिमम होना चाहिए, और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन भी जो है बच्चों वो इसके अंदर रोल प्ले करती है। कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम, एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड टेम्परेचर, ये चार चीजें आपको याद रखनी है, मेजर है कैल्शियम। ठीक है, क्लियर हो गया? तो उसके बाद हमारी बारी आती है कि एक्रोसोमल रिएक्शन हो गई और एग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, जो स्पर्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte तक पहुंच गया। ठीक है, समझ आया आपको यहां तक या नहीं आया? क्लियर हो गया? अब बच्चों जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर देखो,
जैसे ये स्पर्म एंट्री कर रहा है तो और स्पर्म जो यहां थे वो भी तो एंट्री कर रहे होंगे, उन्हें कौन रोकेगा? क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो एक की होनी चाहिए। अगर बाय चांस 2 या 3 स्पर्म एंटर कर जाएं तो क्या 2 या 3 स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 10 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे आज हम ताकि इस टॉपिक को कवर कर ले। या हम एक टॉपिक और करते हैं, कौन सा? नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कोर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, जो अगले 2 टॉपिक बचेंगे मेजर वाले, यानी कि मेजर स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो अब देखो यहां तक हमारा स्पर्म पहुंच गया, तो हो सकता है कि बहुत सारे स्पर्म सर वो भी तो पहुंच सकते थे, वो क्यों नहीं पहुंचे, है ना? तो अगला स्टेप है बच्चों हमारी फर्टिलाइजेशन का, दैट इज द कोर्टिकल रिएक्शन। अब कोर्टिकल रिएक्शन कहां काम करेगी? कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स पढ़े थे ना हमने, है ना? ये जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं बच्चों, 5th पॉइंट, दैट इज कोर्टिकल रिएक्शन। ये कोर्टेक्स में होते हैं ना, इसलिए इनका नाम कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है। ठीक है ना? अब ये क्या करते हैं? ये बच्चों एक ना फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कह दूं कि ये क्या करेंगे, ये यहां पर जैसे ये न्यूक्लियस अंदर आएगा ना, विद इन द माइक्रो सेकेंड क्या करेंगे, ये सारे के सारे ग्रेन्यूल्स रप्चर हो जाएंगे। ये सारे के सारे ग्रेन्यूल्स जो हैं रप्चर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और अपने मटेरियल को टूटने के बाद कहां दे देंगे? ये देखो, ये सारे के सारे ना टूट गए, पहले मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुए। ये देखो, मैं ब्लू पेन से ही दिखाता हूं, समझ आएगा आपको इस तरीके से। आ गया, देखो ये सारे के सारे ना रप्चर हो गए कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, और मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने लगे यहां पे। ठीक है, और अटैच क्या हुए कि ये मेम्ब्रेन से बाहर चले गए यहां पर, ये लो। ठीक है ना? और एक स्टील की लेयर बना दी। क्या बना दी? एक स्टील की लेयर बना दी सारे के सारे एग के ऊपर, जिसे आप वाइटालाइन मेम्ब्रेन बोलते हो। और ये कब हुआ? जब इन्होंने स्पर्म से कैल्शियम की इंटेक भी की, तब भी हुआ। मतलब कैल्शियम तो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता ही है। समझ आया आपको? तो अब देखो, सारे के सारे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहां से टूट गए और कहां चले गए? जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में चले गए। लेकिन आपने एक चेंज देखा होगा, ये स्पर्म का न्यूक्लियस तो अंदर आ गया था, ये अंदर आ गया यहां पे। आपने एक चेंज देखा कि ये वाला स्पर्म भी यही की यही डेड हो गया। ठीक है ना? यानी कि जो ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, जब ये रप्चर होते हैं सर, तो अपने मटेरियल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सोसाइटोसिस बाहर की तरफ भेज देते हैं, जिससे कि ये इसके ऊपर एक स्टील की लेयर बना देते हैं कैल्शियम की हेल्प से। किसकी लेयर? स्टील की लेयर बना देते हैं, किसके चारों तरफ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ। और ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, विद इन द माइक्रो सेकेंड होती है, जिसे हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। क्या बोलते हैं? फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। पोली का मतलब ज्यादा, स्पर्मी माने स्पर्म। ये इतनी फास्ट होती है बच्चों कि जिस स्पर्म का न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में आया है, वो स्पर्म भी कंप्लीटली एंटर नहीं कर पाता। उसका मिडल पीस और टेल यहीं पर क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, यहीं पर पकड़े जाते हैं। केवल न्यूक्लियस ही अंदर आ पाता है। अब देखिए, जिसका न्यूक्लियस अंदर आया है, जब उसी को ऊपर यहां पर क्या कर दिया? बंद कर दिया, अरेस्ट कर दिया, खत्म कर दिया, तो अगर मान लो कहीं और भी कोई स्पर्म अंदर आ रहा होगा, तो वो अंदर कैसे आ सकता है? ठीक है ना? अब जब ये लेयर बन गई, जिसे मैं वाइटालिन मेम्ब्रेन बोल रहा हूं, जब ये लेयर बन गई, तो इसने एक सीमेंटिंग लेयर का, एक स्टील वेसल की लेयर की तरह कवरिंग कर दी। अब इसके अंदर कोई और मेल न्यूक्लियस एंटर नहीं कर पाएगा। अब एक ही न्यूक्लियस अंदर आया तो फर्टिलाइजेशन भी एक की होगी। सही बात है ना? क्लियर हो गया? तो ये होता है बच्चों कोर्टिकल रिएक्शन। अब समझ आया? इसको हम डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन
ऑफ एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आप कोई पूछ ले कि आप सबको बताइए पॉलीस्पर्मी से किसने बचाया? डीपोलराइजेशन स्टेप ने बचाया, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी भी आ सकता है और कोर्टिकल रिएक्शन भी आ सकता है। और कोर्टिकल रिएक्शन का रिजल्ट क्या मिला? कोर्टिकल रिएक्शन का रिजल्ट मिला कि वहां पे क्या हो गई, शोर ब्लॉक। और फास्ट ब्लॉक तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत तेज होती है, और अगर एक बार ये बन गई तो इसका मतलब क्या हो गई, शोर ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी भी हो गई। फास्ट की जगह आप शोर भी लिख सकते हैं, शोर ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी हो गई। कैसे हुई? कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने की। यही थ्योरी लिखनी है बच्चों सीबीएसई में भी 2 लाइनों में। क्या लिखनी है? व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ वन स्पर्म एंटर इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte, then all the cortical granules move upward toward the plasma membrane and ruptures. They release their content. This content show exocytosis, यानी कि सेल से बाहर चला जाएगा, and make a steel layer that is called as fast block of polyspermy या for the fast block of polyspermy। ठीक है ना? It is a very fast reaction. It blocks all the fertilizing sperm on their places, वहीं पर डीजेनरेट करा देगा। ठीक है, कोई दूसरा स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर ही नहीं आ पाएगा, केवल एक का ही आएगा जो सबसे पहले आएगा। अब आपसे कोई पूछ ले, क्वेश्चन आ गया, बताओ सिलेक्शन कौन करता है, या कौन सा, या एक स्पर्म को फर्टिलाइज कराने में कौन हेल्प करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी यानी कि कोर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसका न्यूक्लियस सबसे पहले अंदर जाएगा बाकी सारे के सारे को वहीं मरवा देगा। कौन? कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन। उन्होंने मरवाया नहीं, केवल उन्होंने अंदर नहीं आने दिया, बाकी सारे वहीं डेड हो जाएंगे। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा सेकंड टॉपिक, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कोर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए देखो मैं आपको कुछ लाइंस बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं। Immediately after the fusion of sperm and egg plasma membrane, the egg show cortical reaction। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप रिकॉर्डिंग में से भी लिख सकते हैं, शाम तक मिल जाएगी। Immediately after the fusion of sperm and egg plasma membrane, the egg show cortical reaction to further check the entry of more sperm। ज्यादा स्पर्म की एंट्री को रोकने के लिए कोर्टिकल रिएक्शन क्या हुई, प्रोसीड हुई, जिसने क्या करवाया? देखिए, इन दिस रिएक्शन cortical granules present beneath the egg plasma membrane fuse with the plasma membrane and release their content or enzymes between the plasma membrane and zona pellucida। उन दोनों के बीच में उन्होंने रिलीज कर दिए। ठीक है, क्लियर हो गया? दिस एंजाइम्स हार्डन्स द जोना पेलुसिडा, ये जोना पेलुसिडा को हार्ड बना देते हैं, विच नाउ फंक्शन एज द शोर ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, जिसने क्या किया? शोर ब्लॉक करवा दिया, किसका? पॉलीस्पर्मी का। ठीक है बच्चों, और जो इसमें मेजर पॉइंट है वो आप लिखेंगे, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स मेक्स इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम इनटू ओवम बाय द स्पर्म सेल। ठीक है ना, इसने क्या करवाया? कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने, ये मैं यहां लिख रहा हूं, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करवाते हैं? इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द स्पर्म इनटू ओवम। ठीक है, ओवम के अंदर क्या करवाया? इन्होंने कैल्शियम की इनफ्लक्स भी करवाई। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे। और क्या बनी? एक वाइटालिन मेम्ब्रेन बनी। जी इस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे आप? वाइटालिन मेम्ब्रेन। लिखो मेरे साथ, VITELLINE। क्या है ये? वाइटालिन, VITELLINE, वाइटालिन मेम्ब्रेन। ठीक है, वाइटालिन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन की, और इसने क्या कर दिया? ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी करवा दिया। समझ आया बच्चों? अब ये कैसे बनी, कब बनी, मैसेज कहां से आया? फाउंड बाय द कैल्शियम इनफ्लक्स।
ठीक है ना। कैल्शियम इनफ्लक्स से मैसेज आया, ठीक है ना, जो कि ओवम के ऊपर रिसेप्टर लगे हुए थे, उन्होंने उसको रिसीव किया और फटाफट से क्या हुआ, एकदम से क्या हो गया, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स रप्चर हुए और उन्होंने पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करवा दिया। समझ आया बच्चों? तो ये था हमारा 5वां स्टेप। बच्चों 2 स्टेप रह गए हैं हमारे, कौन कौन से? बेसिकली हम 3 स्टेप बोलते हैं। नंबर 1 स्पर्म एंट्री, नेक्स्ट इज कैरियोगेमी, जहां पर हम मिक्सिंग बताएंगे इनकी कैसे होती है, और लास्ट रह गया हमारा एक्टिवेशन ऑफ एग, के एग एक्टिवेट हो जाएगा फिर फ्यूचर की तैयारी करेगा। ठीक है, ये 3 स्टेप जो हैं ये हम नेक्स्ट लेवल पे करेंगे। बेसिकली तो फर्टिलाइजेशन इतनी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा अच्छे तरीके से डीप से करा रहा था, इसलिए हमारे 2 स्टेप मेजर जो हैं वो रह गए हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेवल पे। तो आपने याद रखना है, अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ फर्स्ट, अराइवल ऑफ एग सेकंड, कैपेसिटेशन थर्ड, एक्रोसोमल रिएक्शन फोर्थ, कोर्टिकल रिएक्शन फिफ्थ, स्पर्म एंट्री सिक्स्थ, और कैरियोगेमी, मिक्सिंग ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप। तो ये पढ़ने के साथ हमारा फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाएगा।